गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, आपका व्यवसायिक शिक्षक। और जैसा कि ये दूसरी किताब है, इसको मैंने कई बार कवर भी किया है अपने पुराने वीडियोस में। सामान्य आधारित विषय, व्यवसायिक का सामान्य आधारित विषय कॉमन है, सबके लिए है। तो इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस में दिया हुआ है कि बहुविकल्पी आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मतलब 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और कुल मिला के करीब 100 नंबर का पेपर होता है ये। तो इसमें आपको 33 तो पास होना होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं कम से कम 50% से ऊपर के लिए। और बाकी तो आपके पास सारे कंटेंट हैं, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि 50% जो इस वीडियो को सुना, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी 5 साल में आपसे बहुत ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए कहा भी नहीं है। व्यवसायिक शिक्षा ज़रूरी भी है छात्र को जानना, और सामान्य आधारित विषय तो बहुत अच्छा विषय है। मैं आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं मन से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कोई लाइक सब्सक्राइब की बात नहीं करूँगा। और 18 से, लेकिन अगर आप देते हैं तो मैं उसको अस्वीकार भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके विषय में मैंने बनाया, मेरा उद्देश्य ही सही वो था कि थोड़ा सा क्लास में और साथ ही साथ आपको वीडियो से भी। ये 2018 में मैंने ये बनाया था, और चैनल भी आप देख सकते हैं, 18 की किताब भी है। तो आप इसमें हम 100 नंबर में आते हैं। ये 2 खंड में होता है, देखिए, एक पर्यावरण शिक्षा और एक ग्रामीण विकास, जो कि दिख रहा होगा आपको। और दूसरा आपका होता है उद्यमता का विकास, जिसका मैंने कल वीडियो बना के डाला है, हो सकता है अच्छा ना हो, फिर भी आप देखने की कोशिश करिएगा उसको भी। तो सामान आधारित विषय में जो कॉन्सेप्ट है जो इस किताब का, मतलब ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं उस दृष्टिकोण से इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। सवाल तो अपने आप निकल के आ जाएगा कि यही सवाल आएगा, और या हो सकता है, और या मतलब पूछा जा सकता है, जो भी मॉडल पेपर कह लें आप, जो भी कह लें, लेकिन मैं उसको इसके कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूँगा कि क्या है। और ज़्यादा नहीं, 2-2 लाइन में मैं कोशिश यही करूँगा कि बहुत मतलब ज़्यादा लंबा समय ना खींचूँ, लेकिन 100 नंबर का मामला है और सबके लिए कॉमन है, तो थोड़ा समय लग सकता है, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और किसी मतलब टॉपिक पर नहीं, सिर्फ टॉपिक, कंटेंट और अपने 2 लाइन में उत्तर, बस यही देखा जाएगा। जैसे कि पर्यावरण शिक्षा और प्रारूपिक पर्यावरण समस्याएं। अब बताइए, पर्यावरण की समस्याएं आजकल, आज की डेट में तो पर्यावरण की बहुत भारी समस्या चल रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। हमारी इसी किताब में लिखा हुआ है कि 2050 में टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा। अब 18 में सोचिए लिखा है, लेकिन आज 24 है, तो हम तो समझते हैं कि 50 तो आज ही दिखाई दे रहा है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और हवा में जो लोग अब पहले से गैस उड़ा चुके हैं, और हम तो पेड़ कट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पर्यावरणीय समस्याएं ही हैं। देखिए, आगे पढ़िए, वनों का काटा जाना, वीरान कर देना। अब आप रोज़ अखबार में पढ़ लीजिए, कहाँ वन कट रहे हैं, कहाँ रोड बनेगी वन कटेंगे, घर बनेंगे वन कटेंगे, ईंटा बनेगा मिट्टी की जाएगी, तो हर जगह तो आपका पर्या मिट्टी का भी तो आपका ईंटा बनेगा तो उसका होता है ना, धुआं, कार्बन निकलेगा कोयला से, हवा में जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं पर्यावरण को, कि इस रूप को भी देख सकते हैं, हवा भी और अब ज़मीन भी आपकी दोनों नष्ट हो रही। और भूस्खलन, इसके कारण जो आप कोयला निकाल रहे हैं, तो कोयला निकालेंगे तो जब वहाँ से गैस निकालेंगे, और कोयला गैस बनता कैसे है शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आप जान लीजिए ये जीवाश्म कहे जाते हैं। और ये बनते कब हैं, जैसे हज़ारों साल जो है, जब इसमें लगता है, आदमी मरते खपते दबते चले जाते हैं, तो ऐसी दशा में वो जीवाश्म का रूप ले लेता है, तो वो कोयला और तेल के रूप में परिवर्तित, खनिज के रूप में हमको पानी से चाहे जैसे भी मिलता है, और तेल से मिलता है, उसी से हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप उसको खोद के निकालेंगे साहब, तो डिसबैलेंस तो होगा ही।
और डिसबैलेंस होगा तो उसी को आप भूस्खलन कह लीजिए। नदियाँ अपना अपना चेंज कर देंगी रास्ता, तो ज़मीन का कटाव होगा, तो तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। तो एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, भूस्खलन क्या होता है, क्यों होता है, काहे होता है। तो ये उत्तर तो प्रश्न बन ही जाता है ना। तो प्रश्न अपने आप बनेंगे, आप सिर्फ टॉपिक को समझते जाइए। और फिर उसके बाद नदी स्रोतों में वही गाद जमेगी तो साइड बदल देंगे आप। भाई नाली में आप खेत में जाते ही हैं, आप खुद ही छीलते छालते देखते हैं। अब तो पाइप का ज़माना है खैर, लेकिन पहले 94-95 में मैंने देखा है, किया है। तो नदियाँ, झील का जो साला विषैला पदार्थ है वो सब आप फैक्ट्री वैक्ट्री का सब उसी में चला जा रहा है। आजकल शहर का भी चला जा रहा है। तो ये सब सारी समस्याएं आपका है ही हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं। जल, ज़मीन, जंगल, जलवायु, ये सब आप देख ही रहे हैं, इसी से प्रभावित हो रहा है। और उसके बाद अब आते हैं व्यवसायिक संकट। तो व्यवसायिक संकट क्या है, क्या साहब कि आप कोई भी संगठन बनाएंगे तो उसमें जोखिम रहेगा। 2 लोग यस बोलेंगे, 2 लोग नो बोलेंगे। तो कोई भी संगठन होगा, और अगर आप बिजनेस भी करेंगे तो ग्राहक कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो ये भी एक संकट है। तो कोई भी आप संकट है करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा। प्रबंध भी होता है, उसमें धैर्य और लगनशीलता की ज़रूरत होती है। 50 नंबर पर अब इस विषय से आता है, इसलिए ध्यान से देख सुनिएगा। और उत्पाद संबंधी जो मान लीजिए कोई आपने उत्पाद बना दिया, गलत बना दिया, अच्छा नहीं बनाया, उसको खाद्य प्रदूषण से आपने लाइसेंस नहीं लिया, तो ऐसी फर्म नहीं बनाया, तो ऐसी दशा में दिक्कत आएगी आपको। और उसका प्रक्रिया आपने सही नहीं अपनाया, चाहे घी बना रहा हूँ, चाहे दही बना रहा हूँ, चाहे पनीर बना रहा हूँ, चाहे मतलब मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, कुटीर उद्योग की बात कर रहा हूँ, जो गाँव में बन जाता है, इसको कुटीर उद्योग कहते हैं। आप भरुका भी गाँव में बन जाता है, ये कुटीर उद्योग है। तो आगे बढ़ें अगर हम, तो प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए हमें मतलब वही सोलर एनर्जी, यही सब करना होगा। नहीं तो टेम्परेचर तो निश्चित बढ़ेगा, आज नहीं बढ़ेगा, 10 साल बाद 60 डिग्री तो निश्चित होगा। जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, 30 साल का अनुभव और पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ करने का, और 2-4 साल के बाद तो अब इस शिक्षा में रिटायरमेंट लेना है। तो इसमें ये मैं आप लोगों को बताते हुए मैं चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल बाद बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी क्लाइमेट की। और जो लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं वो अपनी जगह है, मैं तो 30 साल से इस चीज़ को कह रहा हूँ और किताब से कह रहा हूँ। इस मेरे पास टॉपिक भी है, रेफरेंस भी है, आप देखें। आप इसके लिए आप नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपना नियम शर्तें बनाएंगे। और पर्यावरण अनुदूषण की, जो कि आजकल पेपर में, अखबार में देख सकते हैं, प्लास्टिक जलाने पर भी ये सब है। तो तमाम तरह की कोयला की का कम प्रयोग करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन 80-90% लोग तो बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री से धुआं निकल जाता है, तो वो चीज़ हम लोग में कम है। लेकिन अब इसको आप अपने हिसाब से देखें, पढ़ें, समझें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। मैं देखिए, मैं मॉडल के साथ साथ आपको आपके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा करना चाहता हूँ, कि ताकि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। क्योंकि नहीं जागरूक होंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि हम लोग तो अपने स्तर से, मैं जो कर सकता हूँ, मैं धुआं नहीं पैदा करता। मैं तो इसलिए मैं वायु के प्रति एकदम संवेदनशील हूँ। और मिट्टी में मैं कभी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करता। थोड़ा सा 1 बीघा भले अपने खाने के लिए बना लेता हूँ, तो छोटी सी खेती है, तो बना के अपना कर लेता हूँ। तो 2 चीज़ें तो मैं करता हूँ, मिट्टी और हवा में तो को प्रकृति मान के, क्योंकि इसके अंदर बहुत से घटक होते हैं। और जो जिसको आप 5 तत्व कह लीजिए या जो कह लीजिए, इसी से आपकी शरीर भी बनी हुई है, और हवा आपके लिए प्राणवायु है। तो ये वन की बात मैंने की, पेड़ लगाएं तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे वन मतलब अब पेड़ लगा के अपना, हम लोग तो अपने एरिया को सही किया जाए। और साथ ही साथ अपना ही नहीं, विश्व गुरु भी आप बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास जगह भी है। और अगर काटे कम लगाएं ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आइए फिर व्यावसायिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो हर कॉलेज में आप देखते ही होंगे कि जो है सिलेंडर रखा होता है बुझाने के लिए, आग उग लग जाने के लिए, प्रयोगशाला, कार्यशाला क्षेत्र में।
और प्राथमिक उपचार वही पेड़ पर से गिर गए, मैंने इस पर एक टॉपिक बना के रखा है, वीडियो भी दिया है, पेड़ पर से गिर गए तो आप लोग नहीं उसको थोड़ा बहुत प्राथमिक दे के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो ये प्राथमिक उपचार होता है। और भारतीय संस्कृति ग्रामीण विकास में हम आते हैं, तो अगर देखें तो ग्रामीण विकास में गांव का ही मुख्य रूप से बात की गई है। तो गांव के लिए सारी योजनाएं हैं, और उस पर ग्रामीण विकास को मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, भारतीय संस्कृति क्या है, तो भारतीय संस्कृति आपकी क्या है यहाँ आप देखें। और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, और भारतीय संस्कृति और पर्यावरण, तो पुराने समय से हमारे यहाँ पेड़ों के नीचे बैठ के मतलब पढ़ाने का एक परंपरा रही है, मैं गुरुकुल इसको परंपरा कहते हैं। और पीपल, पाकड़ और बरगद आज भी 12 महीना, चाहे वो धूप हो या मतलब धूप कितना हो तेज हो, या जिसको आप तेज कहते हो, तो उसके नीचे अगर आप बैठ जाएं 1 घंटा, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, तो आप 1 घंटा बैठ जाएं, मई में बैठ जाएं, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। और धूप निकली हो तब भी। और इसका उदाहरण आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन के सामने पीपल के पेड़ आपको मिल जाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छा छाया देते हैं। ये तीनों वृक्ष हमारे, इनकी पूजा भी होती है, इसीलिए ऑक्सीजन भी देते हैं और छाया भी देते हैं। तो जल जीवन ज़मीन से अगर आप जुड़े हैं तो आप इसको जानेंगे, इससे पर्यावरण को ये ज़्यादा अच्छा है, इनको लगाना भी चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ हमारे पास आयुर्वेद भी है भारतीय संस्कृति में, पर्यावरण से ही हम जो हमें मिलती है, पहाड़ों पे मिलती है। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, सामाजिक वानिकी वही हम जो आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, ये सब लगा देता है आदमी, तो सामाजिक वानिकी हो जाती है। और प्रकृति, जीव जंतु, मानव का बहुत ही गहरा संबंध है। आप जानते ही हैं, घर में एक गाय भी और कुत्ता भी पाले होंगे तो आप समझ रहे होंगे। इस पे अगर पूछता है तो 1 लाइन तो 5 लाइन 10 लाइन 5 लाइन 10 लाइन लिखना रहता है, तो ये आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, मैंने फिर से कहा मैं 60% तक ही ओवरव्यू कर रहा हूँ। ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, देखिए ग्रामीण विकास का अर्थ, ग्रामीण विकास का अर्थ तो आप अपने प्रधान जी से पूछ लीजिए, खैर आप भी जानते हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ यही है कि सारी जो योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं या राज्य सरकार की हैं, उनको अक्षरशः पात्र आप लोगों तक पहुँचाना और सारी योजनाओं को धरातल पे उतारना, ये ही इससे जो है ग्रामीण विकास होगा, यही ग्रामीण विकास है। और आखिरी व्यक्ति जो है उसके अंदर वो रोजगार उसके पास रहे, या स्वरोजगार रहे, या रोजगार रहे, प्राइवेट नौकरी रहे कोई बात नहीं, गवर्नमेंट भी रहे तो और अच्छी बात है, तो इतना रहना चाहिए। और इसका उद्देश्य भी यही है। और भारत के विकास में इसका देखिए, ग्राम का विकास होगा तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। और जो है ये ग्राम का अगर विकास किया जाए, और ग्राम में लोगों को कॉटेज इंडस्ट्रीज, आगे मैं बताता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा। ऋण व्यवस्था से भी जो है मुक्ति मिलेगी। और इसके लिए विकास के लिए कुछ सुझाव दे दीजिएगा, 2-4 ठो आप लोग ज़रूर दीजिए, जो है कि ग्राम में आप जो है तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिसके तहत आप लेके अपना छोटा काम कर सकते हैं। पीएम कौशल योजना, ये तमाम तरह के प्रशिक्षण भी हैं आज की डेट में, तो उसको आप अखबारों से भी देख सकते हैं। मैं सीधे क्योंकि मैं मॉडल की बात नहीं करूँगा, और मैं बात करूँगा सिर्फ आप इसको लिख सकते हैं, और 5-10 लाइन लिखना ही है आपको। तो और उसका बाद स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, तो स्वास्थ्य का अर्थ जानते ही हैं, आपने शरीर को संपूर्ण पोषक तत्व दे देना, यही आपका स्वास्थ्य का अर्थ है आपका। और मानसिक और शारीरिक रूप से आप व्यायाम योग करना। और स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ भी यही है कि छात्रों को ये बताना, व्यायाम योग से साथ ही मेडिटेशन वगैरह, और ये आपका स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और जो है टीका जानते ही हैं आप, टीका लगाने का कार्यक्रम बच्चों में शुरुआत में रहता है, उसके बाद फिर
संक्रामक रोग आप अक्सर जानते हैं, बहुत से हैजा से लेके मलेरिया, बहुत डेंगू, अभी तो कोरोना भी था, एक तो संक्रामक रोग था, उसका उपचार भी आपको। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम की बात कर लीजिए तो बहुत से कार्यक्रम हैं। मतलब एक तरह से देखिए तो वो छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, लघु किसान मतलब जो सबसे छोटे किसान हैं उनके लिए, 2 बीघा वाले, तो इनके लिए भी लघु विकास एजेंसी बनाई गई है, सीमांत किसान एजेंसी है। और पहले जवाहर रोजगार गारंटी योजना थी, जो मनरेगा, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मनरेगा वगैरह कहा गया, और इसके अंदर 100 दिन का रोजगार था, आज भी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। और इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, गांव में आप देखते हैं इसको, ये चलती है। इसको बारे में अपना खुद पता कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम क्या है। और फिर ये वीडियोस भी हैं, क्लास में भी है। और साथ ही साथ ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण, ग्रामीण उद्योग देखिए, कुटीर उद्योग आ गया, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग और बड़े उद्योग, देखिए यही 3 ही हैं। तो कुटीर तो आपका गांव का मैंने बता दिया कि भरुका मिठाई से लेके कुछ भी आप कर लीजिए जो आप, जिसमें आदमी ना लगे। और लघु में 5 आदमी लगेंगे, राइस मिल बना लीजिए। बड़ा उद्योग मान लीजिए कुछ और हो गया, तो वो बड़ा उद्योग हो गया। बायोगैस आप लगा लें आप, बड़ा कुछ, तो उसमें ज़्यादा 10 से ज़्यादा रहेंगे तो बड़ा उद्योग हो जाएगा। और सब में छोटा छोटा समस्या आती हैं कि परिभाषा तो आप समझ गए, और समस्या वही है कि मतलब थोड़ा बैंक वगैरह से इनको सहायता, कुटीर की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें छोटा पैसा रहता है, लेकिन लघु में बैंक वगैरह का भी मदद आपको मिलती है, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो आपको हर जगह, अब तो सरकार ने बड़ी योजनाएं चलाई हुई हैं 50,000 तक, तो आप इससे पा सकते हैं। तो सामान्य आधारित विषय एक तरह से कंप्लीट, मेरे हिसाब से आधा आपका ये कंप्लीट होता है। और उद्यमता का विकास मैंने कल आपको बताया था, वही परियोजना का निर्माण, परियोजना प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन आप पेपर पिन का छोटा सा भी बनाएंगे तो उसके अंदर अपनी शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और उसकी सही जगह खोजेंगे और इसका चयन करेंगे तो कहाँ करेंगे, और पहला चरण अपनाएंगे तो प्रमुख चरण क्या क्या रहेंगे, इसके बारे में मैंने बताया है आपको, कई वीडियो में बताया है, और करीब सैकड़ों वीडियो हैं और उनको आप देख के समझ सकते हैं। और इकाई अगर आपको स्थापना करना है तो उसके लिए मान लीजिए एक दुकान ही खोलनी है तो, या 1 बीघा, मैं तो धान की खेती की बात भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उद्यम की बात करूँ तो उद्यम तो कहीं भी किया जा सकता है, खेत में भी कर सकते हैं और दुकान में भी कर सकते हैं। तो दुकान पे अगर हम करते हैं उद्यम तो मान लीजिए 10 बाई 10 का है और खेत पकड़ लेते हैं तो 1 बीघा का है, तो उसमें हम उद्यम करें और वो हमारा व्यवसायिक रूप हो, चाहे वो आलू के वहीं लगा के हम आलू चिप्स बनावें और सुखावें और पैक कर दें, तो हमारे खेत में ही इंडस्ट्री हो जाएगी। और दुकान खोल लेते हैं तो उसके लिए इकाई की स्थापना करने के लिए इसको बैंक को आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक फर्म बनानी पड़ेगी और फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिला उद्योग केंद्र आप इसके लिए जिले पे रहता है, उपलब्ध रहता है और रजिस्ट्रेशन कराता है। तो ये चीज़ें आप इकाई स्थापना करने में, इन सब चीज़ों का, इसमें स्वामित्व वाली बात आती है। तो कुटीर उद्योग में मान लीजिए अकेले हैं और लघु में 5 लोगों को लेके आपको चलना होता है, इसके लिए जिला उद्योग कार्यालय 20 साल से मेरी तो मदद कर ही रहा है। खैर आगे आप देखिए उद्यमों में प्रबंधन, देखिए मैनेजमेंट आ गया आपका ऑफ इंटरप्राइजेस। तो मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस हो या मैनेजमेंट आपका हो, कोई भी, तो मैनेजमेंट का कार्य मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी और भी वीडियो में भी है। उसमें उस निर्णय लेने का जो है मेन चीज़ होता है मैनेजमेंट का निर्णय लेना, और योजना बनाना। मैं अच्छी तरह से अच्छी योजना के लिए सुझाव इस पर चूँकि, और सामान देखिए, सामग्री स्टोर मैनेजमेंट, सामग्री नियंत्रण, ब स विश्लेषण, ABC प्रणाली। तो ABC प्रणाली किसी दुकान में आप ले लीजिए तो आप वही सामान सबसे ज़्यादा आगे रखेंगे जो बिकने वाला हो, तो उसके बाद दूसरा रखेंगे, उसके बाद तीसरा रखेंगे, तो जो कम बिके तो, या कम लेता हो, मान लीजिए च्यवनप्राश का डिब्बा है
तो और जो ज़्यादा बिकता है उसको आदमी सामने रखता है, जैसे टॉफ़ी का डिब्बा है, तो वो ABC उसी तरह से आपका स्टोर में भी होता है, क्योंकि स्टोर में आदमी अक्सर सामान मांगने आता है तो वो ज़्यादातर A वाला सामान मांगता है, कम B वाले मांगते हैं C, तो उस तरह से आपको स्टोर मैनेजमेंट में ये सामग्री नियंत्रण में आ जाता है। इसको आप समझ सकते हैं, ABC कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाइनेंस आ गया, लेखा जोखा और बही खाता दोहरा प्रविष्टि, मैंने कल आपको बताया था लेजर और इसके बारे में, और तलपट करके मेरा एक वीडियो भी है, इसको भी आप ज़रूर सुन लीजिएगा। और बजट बनाना और बजट तैयार करना, घर का बजट, अपना खुद का बजट, अगर मान लीजिए हम तनख्वाह 20,000 पाते हैं तो 20,000 पाते हैं तो उसका बजट रहना चाहिए आपके पास। मैं अपने बजट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कंपनी में जाते हैं या दुकान करते हैं या नौकरी करते हैं, जो भी तीनों जगह, तो आपको एक बजट बनाना होगा। व्यावसायिक तौर पे अगर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, दो तरह में, तो आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके सामने आएगा। लेन देन वही दोहरा प्रणाली, वो अपने पे लिखेगा, आप अपने पे लिखेंगे। भैया 10 रुपया दिए का माल दिए, 5 रुपया तुम दिए, तो 5 रुपया अपने पे आप लिखिएगा, 10 घटा के, वो 5 रुपया बढ़ा के, मतलब अपने उधारी में लिखेगा, और आप अपना लेनदारी में लिखिएगा। तो यही चीज़ खाता बही में ले आके करिएगा फिर उसको। और इसके अंदर भी बजट तैयार करना, बजट क्या होता है, बजट आप अपने पिताजी से, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और आप अपना भी बजट बना के चलिए। अगर आपको अगर 1,000 रुपये मिलते हैं तो आप उसमें बना के चलिए कि हाँ साहब, हम 200-250 रुपया का मोबाइल भरा लेंगे और 100 रुपया का पिताजी से लेके, ये बजट आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ बजट अपने पिताजी से आप समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे वो। और इसमें आपकी किताब में तो यहाँ है ही है, और आगे मैनेजमेंट में और अच्छी तरीके से है। अब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट आ जाता है, बड़ा अच्छा विषय है मार्केटिंग। और मेरा भी मार्केटिंग विषय इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि इसे पढ़ाते पढ़ाते विपणन का अर्थ, देखिए विपणन क्या है, मार्केटिंग है। दवा का विपणन मैंने किया है पार्ट टाइम में। तो मेडिसिन जो है वो आपका नए नए दवाओं को डॉक्टरों को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं, लेकिन यह समझ होनी चाहिए कि आप, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से आप चाहें तो मार्केटिंग अगर समझ में आ गया आपके, तो आप विपणन उसी को कहते हैं, जैसे सिप्ला, कैडिला, फाइजर, मैं मेडिसिन में लेके बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें इसी चीज़ को हम कहेंगे, वो आप कहीं इनका विज्ञापन नहीं देखेंगे, लेकिन ये विपणन का मार्केटिंग इनका इस तरह का होता है। तो ये भी मार्केटिंग हो गई आपकी। और उसके बाद जो है विपणन और विक्रय, विक्रय आपका जो होता है, जो आपका बनाता है, आपका बनिया आता है गांव में, तो वो आपका जो है विपणन को, सॉरी, वो विपणन नहीं करता, वो क्रय और विक्रय करता है और ले जाके मंडी में आपका बाज़ार बेच देता है। और उसी को आप, और उसके बाद अगर आप बाज़ार में आएंगे तो आपको रिटेल जो बैठा रहेगा व्यापारी मिल जाएगा। थोक व्यापारी किसे कहते हैं, तो वो थोक वाला, वही फुटकर वाला थोक वाले के यहाँ से ले जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पर। तो विपणन का मतलब वही है कि विपणन मार्केटिंग है। और इसके साथ कुछ मार्केटिंग लोग करते हैं, विज्ञापन देते हैं। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया क्योंकि आप लोग ज़्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो मोबाइल पर मार्केटिंग आप लोग देख ही रहे होंगे, यूट्यूब वगैरह में मार्केटिंग आता है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये आपका एक टॉपिक आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब यहाँ पर भर्ती से है। तो आप कर्मचारी अगर रखेंगे, मान लीजिए अगर कुटीर उद्योग का नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए 5 या 10 कर्मचारी वाला बड़ा उद्योग अगर काम कर रहे हैं, या उसके अंदर आप उसी पोस्ट पे रख ही दिए गए हैं कि नहीं, हमको कर्मचारी का चयन करना है, तो आपका कर्मचारी का चुनाव करते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके पास प्रशिक्षण है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, और जिस कार्य के लिए आप उसे रख रहे हैं वो उसके अंदर आता है कि नहीं, और उसका जो उसकी रहना, खाना, सैलरी और PF वगैरह का सारा जो है, ये सारी चीज़ें
तो मजदूरी भुगतान के अंतर्गत आ जाता है। तो मजदूरी भुगतान की विधियां हैं तो वो यही विधियां हैं, इसी तरह से आप उनका मजदूरी का भुगतान करते हैं। और अगर आगे हम बढ़ें तो वृद्धि एवं आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण यही देखिए जो है विकास हम कर रहे हैं, और आर्थिक विकास आधुनिकीकरण हमारा यही कहा जाएगा कि आर्थिक विकास हमारा तभी होगा जब हम गांव का अपना हम मॉडर्न करेंगे, गांव को हम विकसित करेंगे तो हमारा विकास होगा। और इसके अंदर एक दो सवाल और मान लीजिए, जैसे सम विच्छेदन बिंदु क्या है, तो जहां लाभ हानि बराबर हो जाता है उसे सम विच्छेदन बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ऐसा एक आध 2 नंबर का सवाल जरूर आ जाता है, क्योंकि 10 रुपये का सामान खरीद के लाया, 10 रुपये में बेच दिए तो भैया हमारा वो सम विच्छेदन बिंदु हुआ। तो इस तरह के टॉपिक के और सवाल भी रहते हैं, और लगभग मैंने पुराने वीडियोस मेरे करीब ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो आप मान लीजिए आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन तरीका हो सकता है अच्छा नहीं, लेकिन शब्द और टॉपिक हैं जो कि आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैंने आज 25 नंबर तक आप कोशिश किया कि आपको मैं कवर करूं, और अगर इसमें हम कोई भी देख लें, जैसे संक्रामक रोग पकड़ लें, तमाम तरह के खसरा, हैजा, टाइफाइड, कोरोना भी इसी में जोड़ लीजिए, तो मैं किताब को भी दिखा दूं अगर पलट के, तो आप इस तरह से देख लेंगे तो आप आराम से, कोई ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया वो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, और उसका सारा वीडियो है ही है आपके पास। तो परियोजना का विवरण आप अगर करेंगे तो उसमें मशीन और यंत्र लगाएंगे ही, उसकी तकनीकी विश्लेषण करेंगे, और ये आपका मूल्यांकन आपका करेंगे तो सैद्धांतिक दृष्टि से भी करेंगे, व्यवहारिक दृष्टि से भी करेंगे कि भैया परियोजना हमारी जो प्रोजेक्ट आप दुकान लगा रहे हैं वो चलेगी कि नहीं, सैद्धांतिक रूप से भी लोकेशन सही है कि नहीं, और व्यवहारिक रूप से भी कि क्योंकि वहाँ पर ग्राहक आने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें अभी हैं आपके अंदर। और रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंग ये अक्सर पूछ लेता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंग, तो भाई उत्पाद आपसे कोई मैनेजर पूछ लेगा तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, उसका अंग क्या है, तो उसका आप चयन करें, वो रिपोर्ट बनाएं और उसका वित्त बनाएं, ज़मीन दिखाएं, मशीन बताएं, कर्मचारी बताएं, उत्पादन बताएं, और तैयार माल का मूल्य बताएं, और प्रतिष्ठान आप कहाँ खोल रहे हैं, पंजीकरण कराए कि नहीं, जिला उद्योग वगैरह से फार्म बनाए कि नहीं, पावर वगैरह लिए कि नहीं, कच्चा माल कहाँ से पाएंगे, मजदूर करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, लाभ हानि, ये चीज़ें आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लगभग रहना चाहिए। और क्योंकि किसी भी मैनेजर को आप समझाएंगे तो ये चीज़ आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप बनाएंगे और दे सकते हैं। ये उद्यमता के विकास में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ सीमांत लागत क्या है, तो मार्जिन लागत, मार्जिन कास्ट मतलब एक इकाई है जो है कम उत्पादन पर कुल लागत में वृद्धि अथवा कमी होती है, वो सीमांत लागत कहलाती है। ये परिवर्तनशील भी होती है, और निर्माण में आपका एक इकाई या एक इकाई कम उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि, कुल लागत में जो आपकी वृद्धि हो। तो परियोजना में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए आप समझ गए अपने बारे में, उद्यमी के बारे में, कार्य क्षमता कि वो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर सम विच्छेदन बिंदु आपसे एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सम विच्छेदन बिंदु, तो वही जहाँ पर आपका मतलब लाभ हानि बराबर हो गया, वही आपका सम विच्छेदन बिंदु हो गया। और नया उद्योग अगर हम और आगे बढ़ते चले जाएं तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि आपको बताती हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ले लिया जाए। कुटीर उद्योग का आशय क्या है बड़ा अच्छी तरह से, और ये 49-50 में इसको परिभाषित किया गया था राजकीय आयोग द्वारा, 49 और 50 कुटीर उद्योग को। तो कुटीर उद्योग क्या, ये आपका कुटीर उद्योग मैंने आपको बताई कि आपका कुटीर उद्योग क्या है। और जिला उद्योग जो है उद्यमी को बहुत सेवाएं प्रदान करता है। ये 1988 में आपका जिला उद्योग केंद्र जो है आपका गाजीपुर में है,
और गाजीपुर में सॉरी कह रहा हूँ, हर ज़िले में है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की तैयारी से लेके बैंक तक आपका, और लाइसेंस वगैरह दिलाने में सारी मदद करता है जिला उद्योग केंद्र, और बहुत ही अच्छा रोल है इसका, और इससे आप मदद ले सकते हैं। उसी के बाद आपका वही फर्म बनाएंगे आप, तो पार्टनरशिप में अकेले भी हैं और 2 लोग भी हैं, और उसी के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी भी बना सकते हैं, जिसका आजकल अंशधारी में शेयर में आदमी बाज़ार में डाल सकता है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी किसे कहते हैं, वही इसमें साझेदारी ले ली जाती है सबसे, कि भाई थोड़ा थोड़ा सब लोग लगा देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है, किसी फर्म कंपनी या संस्था रजिस्ट्रार को लिखवा दिया जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराइए। जिला उद्योग आपकी मदद करता है रजिस्ट्रेशन कराने में। तो एकल स्वामित्व का स्वरूप है व्यक्तिगत एकल, आपका मतलब वही एकल स्वामित्व की फर्म आपका है। और ये अक्सर पूछता है कि मतलब मैनेजमेंट के जनक कौन हैं, तो हेनरी फेल, देखिए यहाँ पर भले टिक नहीं है, लेकिन हेनरी फेल साहब जो है ये अक्सर पूछ लेता है 1 नंबर में। ये हेनरी फेल, ये इन्होंने ही दिया था मैनेजमेंट का जनक यही है। और व्यवसायिक आपका स्वामित्व अगर आपका है, या कंपनी में आप काम कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, तो यही देखिए, एकल हो सकता है और संयुक्त हो सकता है, सहकारी भी कंपनियां हो सकती हैं, और साझेदारी स्वामित्व वाली भी हो सकती हैं संस्था, और एक संयुक्त हिंदू परिवार भी व्यवसाय भी हो सकता है, जो कि गांव में खेती वगैरह के रूप में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रबंधन की बात मैंने आपसे कर ही ली है, और इसमें निर्णय लेना आपका बहुत ही ज़रूरी है। और सामग्री क्रय करने से लेके उसका फर्म का बीमा वगैरह, मतलब आप कोई भी अपना परियोजना बना रहे हैं, और एक ABC प्रणाली आपका यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ABC आपका। और एक सवाल और पूछता है, पेट्रो वक्र क्या है। तो पेट्रो वक्र जो है, आप इस तरह से, इसी को हम ABC एनालिसिस भी कहते हैं, और ये इस तरह से बनता है। इस तरह से आप देख लें इसको, स्क्रीनशॉट भी लेके, पेट्रो वक्र। और इसके बारे में पेट्रोवर्क, ये भंडारण में मैंने मतलब पेट्रोवर्क को समस्त मूल्यों का मतलब इसके अंदर योग भी होता है, और सामग्री की राशि और इकाई सब गुणा करके पेट्रोवर्क, इसी को ABC एनालिसिस भी कहते हैं, और इसको इस तरह से दिखाया जाता है। तो टोटल आइटम आपके किधर हैं, कितने हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट इस पर, तो इस तरह से पेट्रोवर्क बनता है। तो इसको आप ये भी पूछ सकता है, 1 आध नंबर 2 नंबर तो ज़रूर आ जाता है। और आपको बाकी हमने कल वीडियोस में कुछ चीज़ें दी हैं, और इधर आपको इस किताब से अगर कुछ और मिल जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो एक प्रत्यक्ष लागत से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष लागत में उपभोग की गई एक उत्पादक श्रम अथवा प्रत्यक्ष व्यय, मतलब प्रत्यक्ष लागत अपने आप में ही शब्द जो है प्रत्यक्ष, आप कोई भी दुकान धंधा करेंगे तो आप उसका भाड़ा देंगे, तो वो आपका लागत प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके अंदर अपना श्रम लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे, तो ये आपका प्रत्यक्ष है। और बजट बनाने के लाभ जानते ही हैं आप, बजट को, इसमें बजट के बारे में भी है। और उसके बाद आगे हम बढ़ें तो मार्केटिंग आ गया आपका, वही विपणन वाला आपका मामला है। विपणन और विक्रय जो है आपका,
विक्रय आपका गांव का बढ़िया कर लेता है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी में अंतर तो आप लोग सब लोग जानते हैं भाई। 5% का 10% का कमीशन होता है थोक के पास, और फुटकर के पास अपना कमीशन होता है। तो ये अपना उसको देता है, ये ज़्यादा माल मंगा के रखता है, ये कम इससे माल ये खरीदता है फुटकर वाला। गांव में भी आपको दिखा होगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा गुण जो पूछ दिया, तो भाई देखिए गुण तो आपके अंदर अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी दुकान पर कोई अइबा नहीं करेगा, भले आप कितना अच्छा माल रखे रहिए। तो गुण होना चाहिए, और गुण आप वही परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार, धैर्यशील, लगनशील, दुकान के खोलना, ये नहीं कि दुकान नहीं आया तो नहीं मिला। और पैकेजिंग क्या होता है, तो पैकेजिंग देखिए आज की डेट में पैकेजिंग का बहुत महत्व है। डिजिटल मार्केटिंग में पैकेजिंग, अच्छा पैकेजिंग में आकर्षक होना चाहिए, और उसकी पुनः बिक्री बनी रहे। तो मतलब इस तरह से पैकेजिंग जो आपसे मांगते हैं लोग, तो पैकेजिंग का एक अच्छा गुण है, और इससे उपभोक्ता प्रभावित होता है। आजकल आप अमेजन वगैरह कंपनी में भी देखे होंगे कि पैकेजिंग कैसे होती है, बढ़िया अच्छे करते हैं। और विज्ञापन समझ ही रहे हैं आप, मार्केटिंग का ये भी एक है। वही 4 गुण बता दीजिए। तो विज्ञापन भाई आपके बजट आकर्षक हो, संक्षिप्त हो और प्रभावशाली हो, और बजट थोड़ा कम हो, और क्या। और विक्रय और विपणन में अंतर बस आपका वही अपना विक्रय आप गांव का बढ़िया समझ लीजिए, और विपणन आप दवा का एजेंट समझ लीजिए। और वही है आपकी मार्केट, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। भर्ती देखिए आ गया रिक्रूटमेंट, तो ये भर्ती वो सेना वाली भर्ती नहीं, ये आपकी जो कंपनियां आपकी भर्ती करती हैं, तो उनको प्रॉपर मतलब उनको प्रशिक्षण होना चाहिए कि उनके साथ ही ऐसा नहीं कि आप तुरंत पास किए और चल दिए। तो आपको भर्तियां मतलब आप करते समय ये ध्यान में रखा जाता है, हर भर्ती करने वाला या इंटरव्यू लेने वाला और कर्मचारी का अपना चुनाव करने वाला ये ध्यान में रखता है कि बच्चा व्यवहारिक ज्ञान और ज़्यादा, और थ्योरेटिकल ज्ञान भी करीब 40% और व्यवहारिक ज्ञान करीब 60% ये माने रखता है आपका। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप टेक्निकल हैं तो आपका इसी तरह से, और अच्छी कंपनियां आपको अप्रेंटिस पर आराम से लेती हैं। और अगर आपके अंदर ये गुण है तो आपके अंदर उद्यमता का और साथ ही कौशल, 2 चीज़ें मैं बात करूँगा इस सामान आधारित विषय में, और इसी पर सारा महत्व है। देखिए प्रशिक्षण का महत्व क्या है, तो प्रशिक्षण का महत्व आप खुद ही लिख लेंगे। कर्मचारी का विकास करे कि भैया मनोबल ऊंचा करे के है, और दुर्घटना उसको सेफ्टी उफ्टी बताना है, टोपी चश्मा ग्लास कैसे पहन के साइट पे अगर काम कर रहा है तब भी। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, और ये आप प्रशिक्षण का महत्व यही सब ना है। परीक्षण आपको काम करना है, चेक करना है, देखना है किस लाइन पर आप लगे हुए हैं, और उनका भुगतान आप करते हैं तो दैनिक भी कर सकते हैं, और मंथली भी कर सकते हैं, हफ्ते वाइज भी कर सकते हैं। तो कई तरह से आप जो है आप उनका मजदूर प्रणाली आप उनको दे सकते हैं। तो प्रत्यक्ष भर्ती वही सीधे आते हैं गेट पे आके आपको, जैसे कि आजकल कॉलेज वाले निकालते हैं कि नहीं भाई हमारी प्रसिद्धि ज़्यादा है तो प्रत्यक्ष भर्ती है, प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में कंपनी आएगी। तो इस तरह से करके बच्चों को नौकरियां दिलाई जाती हैं, और कुछ बच्चे अपना खुद का अपना आगे पढ़ने लगते हैं, या फिर कुछ बच्चे अपने स्वरोजगार में भी चले जाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसा प्रशिक्षण का महत्व बता दीजिए, यही सब चीज़ें इसके अंदर है। और आधुनिकीकरण में अगर आप आ जाएंगे तो आप अगर थोड़ा सा वही उद्योग में श्रम की महत्ता बताइए। भाई श्रम नहीं रहेगा तो उद्योग कहाँ से खड़ा होगा। और नियोजक और कर्मचारी में संबंध भाई सफल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों को झुक के रहना पड़ेगा, और अपने एक दूसरे पर इज्जत देना होगा, और संचार व्यवस्था अपने में बनाए रखें।
और वरना यूनियन बना के झगड़ा करने से तो कुछ नहीं होगा। और उसी के साथ साथ आधुनिकीकरण का अर्थ बता देंगे आप, मॉडर्न मॉडर्न बन गए आप पहले मोबाइल नहीं था, आप छोटा वाला था, आप बड़ा वाला हो गया। तो इसी तरह से मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। मॉडर्न होते होते कम से कम इतना मॉडर्न मत होइए कि पर्यावरण को ख़राब कर दीजिए। पर्यावरण बनना चाहिए, सबको वृक्ष लगाना चाहिए। और हम तो इस बात में हमेशा मतलब दो चार मतलब ये पीपल के लिए तो बड़ा मुसीबत है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास मतलब ऐसे विकास जिसमें निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। आर्थिक विकास एक लाइन में मतलब निश्चित, अगर साल भर है तो जैसे नहीं सरकार बढ़ाती है 3% डीए बढ़ गया, 4% वो बढ़ गया, तो वो आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए आपका। अगर आप 20,000 की कमाई करते हैं तो हर साल आपका 1,000-2,000 रुपया बढ़ना चाहिए, 10% कम से कम। कहें जीडीपी अगर 7% से है तो 10% आपकी आय भी बढ़नी चाहिए, तभी आप अपनी बचत को और बजट को संभाल पाएंगे। और बाकी वही आधुनिकीकरण का अर्थ बता दीजिए और क्यों ज़रूरी है आर्थिक विकास के लिए। भाई ज़रूरी है, ये है आधुनिकीकरण। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। और इस तरह से मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। ये लंबा भी हो गया, लेकिन ये है कि अगर आपने 40 मिनट इसको सुन लिया तो सामान्य आधारित विषय में फर्स्ट क्लास नंबर नहीं रोका जा सकता, क्योंकि आप 23 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और ये आते भी हैं। और आपको पूरा मतलब 5 लाइन 10 लाइन 2 लाइन आपको देना है। तो ये मैंने कक्षा 12 की किताब से आपको बता दिया। 11 किताब से भी अंदर हैं आपके, आप अन्य वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें पर्यावरण और उद्यमता का विकास।